नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है फटके वाली। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते इसके रिव्यू में क्या है। फटके वाली इस किताब की पात्र आपको सीधे अंडमान के जंगलों से निकलकर मुंबई जैसे शहर में लेकर चलेंगी। साथ में अपने साथ लेकर आएगी अंडमान के तौर तरीके। शहर के लोग पहले तो नानुकुर करेंगे, फिर उसे उसकी आदतों के साथ अपनाएंगे। ऐसे ही यह पात्र है फटके वाली। पहले तो हमें लगा कि यह कोई सर्कस में काम करने वाली रिंग मास्टर होगी या फिर जिस महिला के चर्चे चाबुक वाली के नाम से कभी होते थे वह वही होगी। यही सोचते सोचते किताब बार बार पढ़ते हुए रह जाती थी, लेकिन जब इस किताब को पढ़ा तो पूरी तरह से तृप्त हो गए, जैसे कभी ययाति, मृत्युंजय जैसी किताबें पढ़ने के बाद हो जाते थे। इस बेहतरीन और लाजवाब किताब के लेखक है संयम बागायतकर, प्रकाशक है ई साहित्य पब्लिकेशन, पृष्ठ संख्या है 325, उपलब्ध है ई साहित्य की वेबसाइट पर मराठी में। कहानी दो समय के अंतराल में चलती है। एक है 1995 में चलने वाली फटके वाली की कहानी, तो दूसरी है उसके लगभग 40 साल बाद चलने वाली कहानी। इन दोनों कहानियों के पात्र एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, यह कहानी के आखिर में पता चलता है। फटके वाली का उदाहरण सामान्य व्यक्तियों में छुपे उन बहादुरों को आगे लेकर आता है जो अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत रखते हैं और अपने जैसे ही बेचारे बेबस लोगों को न्याय दिलाते हैं। इतनी अच्छी किताब ई साहित्य की टीम ने पाठकों के लिए फ्री में उपलब्ध करवाई, उसके लिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, और लेखक को भी, क्योंकि उन्होंने बिना कोई शुल्क लिए यह किताब ई साहित्य को दी। सारा, सलमा, सरला यह तीन पक्की सहेलियाँ जो अलग अलग गांव से मुंबई में अपना भविष्य बनाने आई है, तीनों अति सामान्य परिवार से है। गरीबी और पैसों की तंगी को रोज झेलती है। यह तीनों आंग्रे भवन के हॉस्टल के एक कमरे में रहती है। यहाँ एक कड़ू नाम की लड़की है जो हॉस्टल के गरीब लड़कियों पर अपनी धाक जमाए रखती है। उसका बॉयफ्रेंड भी गरीब लड़कियों को बुरी नज़र से देखता है। जो लड़की उसकी बात नहीं मानती उस पर एसिड फेंक कर उसका चेहरा बदसूरत करता है। इस बात का उससे कोई गम नहीं, क्योंकि उसके पिता राजनीति में बहुत बड़े पद पर आसीन है। कड़ू हॉस्टल के संचालक के रिश्तेदार है, इसलिए उसने भी अपनी तरफ से लड़कियों का जीना बेहाल करके रखा है। सारा, सरला और सलमा भी उसके अन्याय से अछूती नहीं। इन तीनों सहेलियों में से किसी एक को उनके मैडम के कमरे से एक डायरी मिलती है, जो कि किसी रवि आंग्रे नाम के व्यक्ति की है, जो उसने सन 1995 में लिखी थी। डायरी के लेखन का फॉन्ट अलग है और अक्षरों का रंग नीला। सारा, सलमा और सरला इनके ज़माने की कहानी का कलर काला। इससे आपको कहानी समझने में आसानी होगी कि कब रवि के डायरी के पन्ने शुरू हुए और कब ख़त्म। किताब वैसे तो बहुत अच्छी है, लेकिन पात्रों की भाषा कभी कभी बोर फील देती है, जैसे कि इन तीनों सहेलियों की भाषा ना तो ठीक से मराठी है ना तो ठीक से इंग्लिश। ऊपर से जब ये अपने गांव जाती है तो सारा की माँ उसके साथ पूरा का पूरा वार्तालाप कोंकणी भाषा में करती है। अब इतनी कोंकणी किसको आती है भाई। ऐसे ही सारा और उसके फैमिली का वार्तालाप। बाकी किताब बहुत अच्छी है। वैसे इन तीन सहेलियों से जुड़ी कुछ चीज़ों का संबंध रवि और छाया से है। उनमें से एक है वह पुलिस वाला जो इन तीनों की तहकीकात करने आता है। वह बचपन में कभी छाया के साथ खेला करता था। डायरी में जो कहानी रवि ने नहीं लिखी वह उन्हें बताता है। फिर और एक बार शुरू होती है इन चारों की तहकीकात उनके खिलाफ, जिन्होंने रवि और छाया के खिलाफ षड्यंत्र रचा था। तो क्या पाते हैं यह चारों अपनी तहकीकात में? क्या रवि और छाया दोनों जिंदा है या मर गए या फिर मार दिए गए? राहुल धुरंधर और चांदनी जैन का रवि और छाया से क्या रिश्ता है, क्योंकि इन दोनों का नाम भी बार बार डायरी की कहानी में आता है? चलिए तो इसका उत्तर सारांश में ढूंढने की कोशिश करते हैं। मिलता है क्या? इसी के साथ जानते हैं इन दो समयों में चलने वाली कहानी का सारांश और इनके चरित्रों का परिचय। सारांश। रवि की डायरी पढ़कर यह तीनों सहेलियों को पता चलता है कि रवि आंग्रे कॉलेज के प्रोफेसर है, जो अंडमान में रहने वाली जनजाति के लोक जीवन के विशेषज्ञ है। इसी के चलते कुछ वैज्ञानिक उसे अपने साथ अंडमान लेकर जाते हैं। वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि उन लोगों ने उसके साथ धोखा किया। वह लोग अंडमान के आदिवासियों के जीवन की स्टडी करने नहीं, बल्कि उन्हें अपने साथ लेके जाने के लिए आए थे, ताकि वह उन पर रिसर्च कर सके, जैसे कि वह लोग कोई एलियन हो। रवि को जब इस बात का पता चलता है तब वह इसका विरोध करता है। वह लोग उसको बोट पर ही बांध कर रखते हैं। वह कुछ लोगों को अपने साथ लेकर ही जाने वाले होते हैं कि समुद्र के पानी से काली आकृति बहुत तेजी से निकलकर आदिवासियों को बचा लेती है और साथ में रवि को भी। बोट जलकर राख हो जाती है।
रवि को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि यह लोग नरभक्षी भी है। उसके अलावा बोट पर जो अन्य 3 वैज्ञानिक थे उनको यह आदिवासी मारकर खा गए। यह जानकर रवि फिर से बेहोश हो जाता है। यह इतना वाक्य हमने आपको इतने विस्तार से बताया क्योंकि इसी बात को आधार बनाकर शहर के कुछ लोग फटके वाले के खिलाफ रवि के मन में जहर भर देते हैं, उसे उससे दूर करने में कामयाब हो जाते हैं। अंडमान के नरभक्षी जमात की वह लड़की रवि को पसंद करने लगती है, जबकि वह रवि की भाषा भी नहीं समझती। इसी के लिए वह उसकी जान बचाती है। रवि को अपने घर वापस भेजने के चक्कर में वह अपने ही लोगों से दुश्मनी ले बैठती है। अब उसकी जान बचाने के लिए उसे अपने साथ मुंबई लाने के अलावा रवि के पास दूसरा कोई चारा नहीं। वह उसे अपने साथ मुंबई ले आता है। अब मुंबई लाने के बाद क्या क्या होता है यह तो आपको किताब पढ़कर ही जानना होगा, क्योंकि छाया का रहने का अंदाज कैसा है यह तो संक्षेप में हम आपको बता ही चुके हैं। रवि उसे छाया कहता है क्योंकि वह पूरी तरह काली है और अपने शरीर पर काले लाल रंगों से धारियां बनाती है। उसके कमर में हमेशा एक चाबुक बंधा रहता है। कपड़े तो वह पहनती ही नहीं। उसके हिसाब से जब कभी अन्याय की बारी आती है तो वह अपना यह चाबुक लहराती है और गुनहगार पर उसके वार करती है। इससे वह फटके वाली के नाम से मशहूर हो जाती है। सुसंस्कृत कहे जाने वाले सभ्य लोगों जैसी सोचने समझने और षड्यंत्र करने की शक्ति छाया के पास नहीं। वह सामने वाले व्यक्ति को मित्र या शत्रु इन 2 तराजुओं में ही तोलती है। रवि छाया से शादी करता है। यह सभ्य समाज उसे एक व्यक्ति के तौर पर तो उसकी आदतों के साथ स्वीकार कर लेता है, लेकिन एक प्रतिष्ठित परिवार की बहू के तौर पर कैसे स्वीकार करेगा। इसी के चलते उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है। अब किताब पढ़कर आपको जानना होगा कि रवि और छाया मिलकर इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करते हैं या फिर इसका शिकार बनते हैं, और इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है। किताब ज़रूर पढ़िएगा, आप लेखक की सोच की दाद देने लगेंगे। अब आते हैं सारा, सलमा और सरला इन तीनों सहेलियों के कहानियों पर। फटके वाली की कहानी पढ़कर यह तीनों अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए वह छाया का ही नाम इस्तेमाल करती है। जब वह अपने गांव जाती है तब खुद के ही परिवार पर अमीरों के द्वारा अत्याचार होता देख वह फिर से छाया का भेष अपनाने पर मजबूर हो जाती है। इसके लिए वह कौन कौन सी तिकड़म लड़ाती है, अन्याय करने वालों को सबक सिखाने के लिए कौन सी प्लानिंग करती है, पैसों का इंतज़ाम कैसे करती है, यह तो आपको किताब पढ़कर ही जानना होगा। यह बताकर हम आपका किताब पढ़ने का मज़ा किरकिरा नहीं करना चाहते, तो देर किस बात की, आज ही वक्त निकाल कर किताब ज़रूर पढ़े। यह फ्री है। साथ में अपने रिश्तेदारों और फ्रेंड सर्कल को भी इस साहित्य के बारे में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। विश यू हैप्पी रीडिंग। आस्तिक मुनि का जन्म। आस्तिक के पिता प्रजापति के समान तेजस्वी थे। वह ब्रह्मचारी थे। उन्होंने आहार पर भी नियंत्रण पा लिया था। वे सदा उग्र तपस्या किया करते थे। उनका नाम जरत्कारु था। वह यायावर वंशी थे। वह यायावर वंशियों में श्रेष्ठ और महान ऋषि थे। एक बार उन्होंने यात्रा आरंभ की। वह मुनि लोगों के जैसे जहाँ शाम होती वहीं डेरा डाल देते। उन्होंने मुनि व्रतों की ऐसी कठोर दीक्षा ली थी कि जो बड़े बड़े तपस्वियों के लिए भी दुसाध्य थी। उन्होंने नींद पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी पलक भी नहीं लगती थी। ऐसे ही यात्रा करते करते वह जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने पितरों को एक विशाल गड्ढे में लटका हुआ पाया। उन्हें देखते ही जरत्कारु ने उनसे पूछा, आप कौन हैं जो गड्ढे में नीचे की ओर मुंह करके लटक रहे हो। पितरों ने कहा, वह लोग यायावर वंशी ऋषि है। उनके वंश में एक ही व्यक्ति बचा है और वह विवाह नहीं करना चाहता। इससे हमारी वंशवेल खत्म हो जाएगी। इसी कारण हम ऐसी अधोगति को जा रहे हैं। जरत्कारु कहते हैं, पितरुओं, मैं ही जरत्कारु हूँ। आप मेरे ही पूर्वज हैं। बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पितृगण कहते हैं, बेटे, हमारी वंशवेल बढ़ाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना, विवाह करने का यत्न करना, यही हमारे हित की बात है। जरत्कारु कहते हैं, मैंने यह निश्चय कर लिया था कि ना ही तो मैं जीवन में सुख के लिए विवाह करूंगा और ना ही तो धन संचय करूंगा, लेकिन अभी आप लोगों के लिए मैं विवाह का प्रयत्न करूंगा। लेकिन विवाह के लिए मेरी एक शर्त है। पितरों ने पूछा, कौन सी शर्त। जरत्कारु कहते हैं, मेरी होने वाली पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए। उसके बंधु बांधव उसे दान स्वरूप मुझे दे। ऐसे ही कन्या के साथ मैं शास्त्रीय विधि के अनुसार विवाह करूंगा। सच बात तो यह है कि धन संचय न करने की प्रतिज्ञा के कारण मैं दरिद्र हूँ। इस अवस्था में कौन मुझे अपनी कन्या पत्नी रूप में देगा।
इसलिए अगर कोई भिक्षा के तौर पर मुझे अपनी कन्या देगा तो मैं उसे स्वीकार करूंगा और इसी विधि से मैं अपने विवाह के लिए प्रयत्नशील रहूंगा। इससे बढ़कर मैं कुछ न करूंगा। इस प्रकार वह पत्नी प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर सब ओर घूमने लगे, लेकिन उन्हें पत्नी की प्राप्ति नहीं हुई। एक बार एक वन में जाकर उन्होंने 3 बार कन्या की भिक्षा के लिए पुकार लगाई। तभी नागराज वासुकी अपनी बहन को लेकर मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और कहा, यह भिक्षा ग्रहण कीजिए। तभी मुनि के मन में सहसा यह ख्याल आया कि कहीं यह मेरे नाम वाली न हो। यही बात सोचकर उन्होंने तुरंत भिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने नागराज वासुकी से पूछा, सच सच बताओ, तुम्हारी इस बहन का नाम क्या है? नागराज कहते हैं, मेरी इस प्यारी बहन का नाम भी जरत्कारु ही है। इसके विवाह के लिए हम आप ही की राह देख रहे थे। तब फिर उन दोनों का शास्त्र विधि के अनुसार विवाह हो गया। आइए अब जानते हैं कि नागराज वासुकी जरत्कारु मुनि की राह क्यों देख रहे थे। क्यों वे अपनी बहन की शादी जरत्कारु के साथ ही कराना चाहते थे? तो पूर्व काल में नागों की माता कद्रू ने सर्पों को यह शाप दिया था कि तुम्हें जन्मेजय के यज्ञ में अग्नि भस्म कर डालेगी। इसी शाप की शांति के लिए नागराज वासुकी अपनी बहन की शादी सदाचार का पालन करने वाले जरत्कारु मुनि के साथ कराना चाहते थे। विवाह के पश्चात दोनों जरत्कारु आस्तिक मुनि के माता पिता बने। आस्तिक मुनि वेदों के पारंगत विद्वान, तपस्वी, महात्मा और सब लोगों के प्रति समान भाव रखने वाले थे। उनके जन्म से उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों का अच्छा होने वाला था। उनके जन्म के बहुत साल बाद पांडवों के वंशज महाराज जन्मेजय ने सर्प यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सर्पों के संहार के लिए यह यज्ञ शुरू किया था। कहते हैं कि इसमें जो सांप जहाँ था वहीं से उड़ उड़कर यज्ञ के कुंड में गिरने लगा और जलकर भस्म होने लगा। इसी यज्ञ में आकर तपस्वी आस्तिक मुनि ने सर्पों को मौत से छुड़ाया। उन्होंने मामा, ममेरे भाइयों और अन्य संबंध में आने वाले नागों को संकट मुक्त किया। इसी प्रकार उन्होंने विवाह कर अपनी वंशवेल बढ़ाकर अपने पितरों का भी उद्धार किया। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।